प्यारे मित्रों, मैं विनय कुमार अपने इस YouTube चैनल BSCB स्टडी नंबर 1 पर आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए मित्रों, जैसा कि आप बोर्ड स्क्रीन पर देख रहे हैं, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या से आपसे रूबरू कराऊं। मित्रों, मैं पहले वीडियो लेक्चर में बतलाया था प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। एक बार थोड़ा सा उसके बारे में रिव्यू करा दूं ताकि आप पुराने वीडियो से कोरिलेट कर पाएँ। तो आइए मित्रों, जैसा कि मैं पहले बतलाया था, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या अपने ख्याल से भी बतलाया था कि ये तीनों आपस में कैसे संबंध रखते हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या, ये तीनों संख्याएं पूरी थी, पूर्ण थी, यानी इसे सिक्का के रूप में हम किसी को दे सकते थे, आधा अधूरी नहीं थी। प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती थी, पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती थी और पूर्णांक संख्या धनात्मक भी थी और ऋणात्मक भी थी। जैसे कि मित्रों, मैं इसके लिए एक संख्या रेखा आपको बतलाया था। इसको यदि आप 1, 2, 3 मानते हैं, इधर -1, -2, -3, इन्फिनिटी इधर भी और इन्फिनिटी इधर भी। प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है, पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है और पूर्णांक संख्या इधर और इधर दोनों जगह जाती है। जैसा कि मैं बतलाया था मित्रों कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है, सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण नहीं हो सकती और सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। इसके बारे में तो मैं पिछले वीडियो में बतलाया था। हाँ मित्रों, इस पर थोड़ा सा हम पीछे और ले चलेंगे। प्राकृतिक संख्या के बारे में बतलाया था कि प्राकृतिक संख्या स्वभाव से ही उत्पन्न संख्या है, इसकी उत्पत्ति प्रकृति के द्वारा ही मानी जाती है। इस संख्या को हम गिनने के लिए, किसी वस्तु को गिनने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे शुरू में 5 चिड़िया थी, 10 चिड़िया थी, 2 माँ थी, 1 बैल था, इस सब को गिनने के लिए हम प्राकृतिक संख्या का प्रयोग करते थे। प्राकृतिक संख्या को हम आसानी से जोड़ भी लेते थे। जैसे मान कर चलिए, मेरे पास 1 मार्कर और आपके पास 1 मार्कर, दोनों आदमी को मिलाकर 2 मार्कर, किसी के पास 1 बकरी, किसी के पास 2 बकरी, दोनों मिलाकर 3 बकरियाँ। इस तरह हम प्राकृतिक संख्या को आसानी से जोड़ लेते थे। लेकिन जब मित्रों घटाने की बात आई, जैसे 10 आम में से 5 आम घटाना था, 5 आम, लेकिन एक बार समस्या क्या हुआ कि 10 आम में से 10 आम को घटाना था। किसी के पास 5 मुर्गियाँ थी और 5 मुर्गियाँ गायब हो गई। अब वह कितनी मुर्गियाँ उसके पास बची? 5 आम में से 5 आम भी समाप्त हो गए। अब उसके पास कितने आम बचे? उस वक्त तो पूर्ण संख्या था नहीं। तो कहा गया है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो मित्रों, इस समस्या का निदान ढूंढा गया पूर्ण संख्या खोज करके। पूर्ण संख्या मिली तो अब समान संख्या में से समान संख्या को घटाना आसान हो गया। लेकिन बात इतना से थमा नहीं। आगे क्या हुआ कि एक बार 10 आम में से 15 आम को घटाना हो गया, 10 में से 20 को घटाना हो गया। अब समस्याएं और बढ़ गई। जैसे 3 में से 8 को घटाना हो गया। अब बताइए, अब क्या होगा? मान के चलिए मेरे पास 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, लेकिन समस्याएं बढ़ गई। इस समस्याओं को खोज करके, समस्याओं से निजात पाने के लिए पूर्णांक संख्या का आविष्कार कर लिया गया। अब मानव खुश हो गया, क्योंकि अब वह किसी भी संख्या को जोड़ सकता था, किसी भी संख्या को घटा सकता था, किसी भी संख्या को एक दूसरे से गुणा कर सकता था। लेकिन समस्याएं इतनी पर समाप्त नहीं हुई। मानव का जीवन दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता गया और जोड़ घटाव गुणा के बाद उसे भाग की ज़रूरत पड़ी। भाग की कहानी के लिए मैं मित्र एक उदाहरण आपसे देना चाहूँगा। मान के चलिए कि आप रमन और अमन 2 मित्र हैं। 100 रुपया मिलाकर, यानी आपके पास दोनों आदमी को मिलाकर 200 रुपया हुआ। आप दोनों बाज़ार जाते हैं। बाज़ार जाने के बाद आप किसी होटल में खाते जाते हैं। परिणाम यह होता है कि 209 रुपया की बिल बनती है।
आप बताइए 100 तो आप दे दिए थे, अब 9 रुपया और देना है, तो 9 आप दोनों में अपने में ही ना बांटेंगे। तो यह समस्याएं अब आ गई मानव के पास कि 9 को 2 में यदि बांटेंगे, आखिर इसे कौन संख्या कहा जाए। प्राकृतिक संख्या के लिए तो संख्या पूरी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या के लिए भी तो संख्या पूरी होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या के लिए भी संख्याएं पूरी होनी चाहिए। लेकिन अब इन समस्याओं से कैसे निजात पाया जाए, तो इसी को मित्रों नाम दिया गया प्रमेय संख्या। इसी को नाम दिया गया प्रमेय संख्या। तो प्रमेय संख्या से हम प्रमेय संख्या पर विशेष चर्चा करें उसके पहले थोड़ा सा मित्रों यह जान लेना जरूरी है कि अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है और गुणन और गुणनखंड क्या है। तो अब आप बहुत अच्छे तरीके से ये प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या को समझ पाएंगे। तो आइए मित्रों हम थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ आप भाज्य संख्या देख रहे हैं मित्रों, भाज्य संख्या को एक और नाम से जानते हैं यौगिक संख्या, यौगिक संख्या, या इसको एक और नाम से संयुक्त संख्या के भी नाम से जानते हैं। इंग्लिश में मित्रों इसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। भाज्य संख्या देखिए नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। गणित में यदि आप सिर्फ नाम का अर्थ यदि ढूंढ लेंगे ना मित्र, तो आप उसकी परिभाषा अपने मन से बना सकते हैं। नाम से ही स्पष्ट है भाज्य संख्या। जब इसे आप इसकी हिंदी माने अपने भाषा में खोजेंगे, ऐसे हिंदी में तो है ही, लेकिन अपने भाषा में जैसे हम लोग चाहते हैं खोजेंगे, तो इसका मतलब होता है कि जिस संख्या में भाग लग जाए, जिस संख्या में भाग लग जाए। आप कहेंगे सभी संख्या में तो भाग लग जाती है। जैसे कोई भी यदि आप नंबर यहाँ लिखते हैं मित्र, तो उसमें आप 1 से भाग दे देंगे या सेम उस संख्या से भाग देंगे। तो इसको छोड़ करके अब बताओ नहीं, मार्कर में मार्कर से क्या भाग देने की क्या ज़रूरत, वो तो होगा ही। 10 में 10 से भाग देने का क्या मतलब, 10 में 1 से भाग देने का क्या मतलब, इसका कोई मतलब नहीं। अपने और 1 को छोड़ करके बाकी किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए, भाज्य संख्या। भाज्य माने जिसमें भाग दिया जा सके, वह संख्या जिसमें हम भाग दे दें उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, जैसे यहाँ 4 लिखे हैं मित्र, तो 4 में तो 1 से तो भाग लगेगा ही, 4 से तो भाग लगेगा ही। यह तो सभी संख्याएं में होता है। संख्याएं अपने आप से तो निश्चित रूप से कटती है और 1 से भी कटती है, लेकिन इनके सिवाय किसी अन्य संख्या से भी यह पूरी तरह विभाजित हो जाए तो इसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। तो जैसे यह 2 से विभाजित हो रहा है मित्र, तो इसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। भाज्य संख्या का मतलब एक और भी बात समझेंगे कि भाज्य संख्या एक ऐसा नंबर होता है जो यह दिखाता है कि उसमें और कितने नंबर समाहित हैं। जैसे यह 4 जो है मित्र, यह दिखाता है कि यह 2 जो है, दो जो है हमें 2 बार सम्मिलित है, हमें 2 बार सम्मिलित है। तो इसी को मित्रों हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। आइए थोड़ा भाज्य संख्या पर और चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ 15 लिखे हैं, 15 1 से तो विभाजित होगा ही मित्र, 15 से होगा ही, लेकिन कंडीशन यह नहीं है। कंडीशन होने के लिए कि संख्या 1 और अपने आप को छोड़कर बाकी किसी अन्य संख्या से कट जाती है, विभाजित हो जाती है, तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या यह दर्शाता है कि हम में कौन कौन सी संख्याएं समाहित है, छुपी हुई है। यानी हम कह सकते हैं मित्रों कि भाज्य संख्या एक बड़ी संख्या होती है जो छोटी छोटी संख्याओं को गुणा करने के बाद बनती है। तो ये 15 जैसे आप 3 से विभाजित कर सकते हैं मित्र, 5 से विभाजित कर सकते हैं, यानी यह संख्याएं 3 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी, तो इसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है मित्र कि आप भाज्य संख्या को भली भांति समझ गए कि भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। हाँ, 1 और अपने आप से तो सभी संख्याएं विभाजित होती है, तो वह तो कंडीशन रखेंगे ही नहीं। भाज्य संख्या होने के लिए संख्या 1 और स्वयं छोड़ करके
स्वयं से छोड़ करके बाकी किसी अन्य से यदि विभाजित हो जाती है, किसी अन्य से विभाजित हो जाती है, तो उस संख्या को हम लोग भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या या कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब थोड़ा सा अभाज्य संख्या पर मित्रों चर्चा करते हैं। तो बस ये अभाज्य जिसमें भाग न लगे, एक और अपने सिवाय से तो भाग तो लगता ही लगता है, वो तो सभी संख्याओं में लगता है, लेकिन बाकी किसी अन्य संख्या से भाग न दिया जा सके उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। इसको मित्रों इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, यह वैसी संख्या होती है जिसमें भाग नहीं लगे। जैसे मित्रों यह 2 है, यह तो अपने आप 1 से तो कटेगा ही, 2 से तो कटेगा ही, लेकिन इनके सिवाय बाकी किसी अन्य संख्या से यह विभाज्य नहीं होगा, तो इसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलेंगे। एक बात और आपके जानकारी के लिए मित्रों मैं बतला दूं कि कोई भी जो अभाज्य संख्या देखते हो वह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही होता है। जैसे मित्रों यहाँ थोड़ा सा हम आपको ले चलेंगे, मान के चलो यह भाज्य संख्या 15 है, क्योंकि इसमें 3 और 5 दोनों से विभाजित होता है, तो यह 3 और 5 जो है अभाज्य संख्या है। यानी 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही भाज्य संख्या होता है। मित्र मैं क्या कह सकता हूँ कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही भाज्य संख्या होता है। भाज्य संख्या होता है। यही तो मित्र आपके 10वां क्लास में वास्तविक संख्या का एक गुण पढ़ना था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। प्रमेय का मतलब क्या होता है मित्रों? एक ऐसा कथन जो पहले सिद्ध कर दिया गया रहता है और उसका आप प्रयोग करते हो। जैसे यह देखा गया और इसी को ये प्रमेय संख्या का गुण कहते हैं, ये वास्तविक संख्या का गुण कहते हैं। कि किसी भी भाज्य संख्या को, यदि कोई भाज्य संख्या है तो जब आप उसका जब फैक्टर निकालेंगे, जब उसका गुणनखंड निकालेंगे तो वह अभाज्य संख्याओं के रूप में बढ़ जाएगा। यानी अभाज्य संख्याओं को गुणा कर करके ही हम भाज्य संख्या बनाते हैं। आइए मित्रों थोड़ा और चर्चा करते हैं। यह गुणन और गुणनखंड, मल्टीपल और फैक्टर, ये क्या होता है मित्रों? गुणन और गुणनखंड, गुणन या इसी को गुणज भी बोलते हैं मित्रों, गुणन और गुणनखंड। मित्रों एक बात मैं कहूँ, यदि ए और बी या 2 व्यक्ति हैं, ए और बी 2 व्यक्ति हैं, ये यदि बी का, ये बात समझिएगा, ये यदि बी का मामा लगता है, क्या लगता है मित्र? मामा लगता है, तो आप बताइए बी ए का कुछ नहीं लगेगा क्या? फिर से बात समझिए, ए यदि बी का मामा लगता है, तो बी ए का क्या कुछ नहीं लगेगा ना, भांजा लगेगा। चलिए भांजा लगेगा। उसी तरह से मित्रों यहाँ 15 के लिए बात समझेंगे। 15 का यदि हम कहें 3, 5, इसका क्या है, बात समझिएगा। हाँ तो मित्र जैसे मैं बतला रहा था कि 15 का या 3 और 5 गुणनखंड है, मतलब 3 और 5 का गुणनखंड, 15 का गुणनखंड यदि 3, 5 है, 15 का गुणनखंड यदि 3, 5 है, तो 3, 5 इसका कुछ नहीं है क्या, है ना? यही है 3, 5 का गुणनफल है 15, 3, 5 का गुणज है 15, यानी 3 और 5 में गुणा कर करके इसका एक गुणन है, गुणन कहें मित्र या गुणज कहें,
या गुणनफल कहें, 3 5 का गुणनफल 15 है और 15 का गुणनखंड 15 का गुणनखंड 3 5 है। यदि मित्र मैं कहूँ कि 10 का गुणनखंड 2 है, मैं कहूँ 10 का गुणनखंड 2 है, 10 का गुणनखंड, बात समझना मित्रों, 10 का गुणनखंड 2 है तो इसका मतलब 2 जो है 10 का गुणज है, 2 जो है 10 का गुणज है। तो मित्रों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप गुणन और गुणनखंड अच्छा से समझिएगा। फिर से थोड़ा सा रिपीट हम करना चाहेंगे। जैसे यह कोई भाज्य संख्या है मित्र, जैसे यह 85 लिखते हैं, 85 है। इसका यदि आप गुणनखंड निकालते हो मित्र, गुणनखंड का मतलब कि वह संख्या जिसको गुणा करने के बाद यह बना है। तो कौन कौन सी संख्याएं हैं? तो यहाँ 2 है, 5 है, 5 है, यानी 5 में 2 से गुणा करेंगे और 5 में 5 से गुणा करेंगे, 5 में 5 से फिर 2 से गुणा करेंगे मित्रों तो यह आ जाएगा। यानी 50 का गुणनखंड रूप जो है 2 5 5 है और 2 5 5 जो है वह इनका गुणनखंड है और इनका गुणनफल जो है 50 है। यही तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। क्या है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जिसको हम 10वां क्लास में पढ़ते हैं। अब बताओ, यदि तुम यह ना समझे रहते मित्र कि अभाज्य संख्या क्या है, गुणन और गुणनखंड क्या है, तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को बहुत अच्छा से नहीं समझे रहते। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहता है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जो मुझे लास्ट में बताना था मित्रों, आधारभूत प्रमेय यही ना कहता है, जिसको इंग्लिश में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं। अर्थमेटिक कहते हैं। यह क्या कहता है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में बांटा जा सकता है। यह न अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। तो अब मित्रों, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, गुणन और गुणनखंड तथा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय समझ गए तो आप अब बिल्कुल रूप से प्रमेय संख्या और अपरमेय संख्या को समझेंगे। तो आइए मित्रों, हम अब प्रमेय संख्या और अपरमेय संख्या चर्चा करते हैं। जैसे मैं बतलाया था मित्रों कि 2 संख्याओं को विभाजित करने का समस्या को ही निदान करने के लिए प्रमेय संख्या का निर्माण हुआ। जैसे कि मैं बतलाया कि 9 को 2 आदमी में जब बांटना होता था तो 9/2 को हम क्या कहेंगे? हमारे पास तो पहले प्राकृतिक संख्या था जो पूरा-पूरी था, पूर्ण संख्या पूरा-पूरी था, पूर्णांक संख्या पूरा-पूरी था। तो इस संख्या का क्या नाम दिया जाए? इस समस्याओं को हल करने के लिए इसका नाम प्रमेय संख्या दिया गया। प्रमेय संख्या के लिए मित्रों आप किताब में पढ़ते हो कि वह संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। कंडीशन नंबर 1 कि वह संख्याएं जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाए। कंडीशन नंबर 2 कि नीचे वाला जो यह हर है मित्रों, यह कभी 0 के बराबर नहीं हो। अच्छा, एक बात और बतला दो मित्रों, कभी भी हर का मान, अच्छा ये P/Q लिखें, तुम A/B लिख दो, तुम बिना A/B लिखो, वह माने नहीं रखता है। यानी किसी भी 2 इंटीजर को, माने 2 पूर्णांक संख्या को यदि आप अंश और हर के रूप में व्यक्त लिख देते हैं, उसी को हम लोग प्रमेय संख्या कहते हैं। प्रमेय संख्या होने के लिए मित्रों 3 कंडीशन है। क्या कंडीशन? कि सबसे पहले प्रमेय संख्या वह संख्या है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाए। कंडीशन नंबर 2 कि नीचे वाला का मान यानी Q का मान, हर का मान कभी भी 0 नहीं हो। जानते हो ऐसा क्यों होता है मित्रों? आप जब भी किसी हर के रूप में 0 से जब भाग देते हो, हर के रूप में 0 को रखते हो, भाग देते हो तो भाग होता ही नहीं है। ऐसा आप कैलकुलेटर पर भी देख लेना,
प्रयोग करना, कैन नॉट डिवाइड, भाग नहीं दिया जा सकता है, ऐसे नोट करता है। या आज तक कभी भी मित्रों तुम अंश या हर के रूप में तो देखे हो, अंश बटा हर, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर, लेकिन हर के रूप में कभी भी जीरो को तुम नहीं देखे हो। हाँ, अंश जीरो हो सकता है लेकिन हर कभी भी जीरो नहीं होता है। तो कंडीशन नंबर 1 की संख्या p बटा q के रूप में होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 2 q बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। कंडीशन नंबर 3 कि p और q जो होना चाहिए, p और q जो होना चाहिए, q होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक के बारे में मैं मित्रों पहले ही बतला दिया था कि पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है जो धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, लेकिन कंडीशन यह है कि संख्या पूरी होती है। चलिए तो हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मित्रों जैसे मैं पूछूं 4/5 बताओ प्रमेय संख्या है कि नहीं, आप कहोगे है। क्यों है? क्योंकि यह तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है। कंडीशन क्या, संख्या p बटा q के रूप में है तो 4/5 p के रूप में है, p बटा q के रूप में है। कंडीशन नंबर 2, नीचे का मान जीरो नहीं होना चाहिए, हर का मान जीरो नहीं है। p और q पूर्णांक होना चाहिए, तो 4 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, पूरा मान है, तो इसलिए इसे हम प्रमेय संख्या कहेंगे। मित्रों मैं पूछूं 0/5 बताइए प्रमेय संख्या है कि नहीं है? है, प्रमेय संख्या है, क्योंकि तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। क्योंकि p का मान जीरो हो सकता है, हाँ नीचे वाला का मान जीरो नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं पूछूं 7/8 बताइए प्रमेय संख्या है कि नहीं? बिल्कुल है। मैं पूछूं 13/20 बताइए प्रमेय संख्या है कि नहीं? है। यानी किसी भी संख्या को यदि कोई भी संख्या यदि तीनों कंडीशन को फुलफिल करती है मित्रों तो वह प्रमेय संख्या है। हाँ, मैं यदि कहूँ कि बताओ 8/0 प्रमेय संख्या है कि नहीं है, आप कहोगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दूसरा का कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। मित्रों एक बात और आती है, एक होता है 22/7 जिसे तुम परिचित हो, और एक पाई भी बोलते हैं। अच्छा, जब प्रमेय का आप हिंदी खोजोगे ना, अपने मने भाषा में खोजोगे ना, तो प्रमेय का मतलब होता है सीमित संख्याएं, निश्चित संख्याएं। वह संख्या माने जिसका मान ढूंढा जा सका है, जिसका प्रयोग हम लोग आसानी से कर देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रमेय संख्या। तो ये पाई का मान मित्रों 22/7 या 3.14 जो हम लोग प्रयोग करते हैं, यह मान लिया गया है। तो यदि आपसे पूछे कि 22/7 प्रमेय संख्या है कि नहीं, तो है। लेकिन यदि पाई का मान पूछे तो इसको माना गया है, आज तक शुद्ध मान इसका निकल नहीं पाया है मित्रों, तो इसको हम लोग प्रमेय संख्या नहीं बोलेंगे। चलिए थोड़ा और चर्चा करते हैं। तो प्रमेय संख्या होने के लिए मित्रों संख्याएं p बटा q के रूप में होनी चाहिए। q का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। p और q पूर्णांक होना चाहिए। जैसे मैं पूछूं मित्रों -8/5 बताइए पूर्णांक है, प्रमेय है कि नहीं? है, क्योंकि ऊपरला और निचला दोनों पूर्णांक है, निचला का मान जीरो नहीं है और p बटा q के रूप में लिख दिए हैं, इसलिए यह प्रमेय संख्या है। मैं पूछूं 5 बताओ प्रमेय संख्या है कि नहीं, आप कहोगे कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसे p बटा q के रूप में नहीं लिखे हैं मित्रों, लेकिन बटा 1 लिखने से कोई फर्क पड़ता है क्या? 1 लिख सकते हो, तो इसलिए इसे हम प्रमेय संख्या कहेंगे। अच्छा मित्रों, ये प्रमेय संख्या से पहले आप प्राकृतिक संख्या से परिचित थे, पूर्ण संख्या से परिचित थे। प्राकृतिक संख्या नेचुरल, पूर्ण संख्या होल और इंटीजर्स, यह तीनों संख्याएं पूरी होती थी। तो मैं पूछूं कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं प्रमेय संख्या हो सकती है कि नहीं? बिल्कुल हो सकती है। अरे प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या है, तो सबको हम जैसे 5 है 5/1 लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं प्रमेय संख्या होती है। मैं पूर्ण संख्या की बातें करूं, बताइए सभी पूर्ण संख्याएं प्रमेय संख्या होती है कि नहीं? अरे पूर्ण संख्या में क्या था तुम ही बताओ ना, एक जीरो आ गया था, तो 0/5 यदि मैं पूछूं या खाली सिर्फ जीरो पूछूं प्रमेय संख्या है कि नहीं, तो 0/1 तुम दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, इसलिए जीरो को भी हम प्रमेय संख्या कहेंगे। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्रमेय संख्या होती है। सभी इंटीजर्स जो होता है, सभी पूर्णांक संख्याएं, चाहे वह धनात्मक ऋणात्मक शून्य जो भी हो, सब प्रमेय संख्या है। क्यों है? जैसे -3 मैं पूछूं बताओ प्रमेय संख्या है कि नहीं? है, क्योंकि -3/1 लिख सकते हैं। मैं पूछूं -8 बताओ प्रमेय संख्या है कि नहीं? है प्रमेय संख्या। तो मित्र क्या सीखे आप? यहीं सीखे कि प्रमेय संख्या होने के लिए संख्याओं को 3 कंडीशन से गुजरना होता है। वह 3 कंडीशन क्या है? सबसे पहले संख्या p बटा q के रूप में होनी चाहिए।
कंडीशन नंबर 2, नीचे वाला यानी Q का मान, हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तीसरा का कंडीशन, P और Q जो होना चाहिए वह पूरी होनी चाहिए। P और Q जो होनी चाहिए वह पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब कि पूरी होनी चाहिए, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। अब मित्र कुछ परमेय संख्या के प्रकार हैं, थोड़ा इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। वही मित्र प्रकार क्या, जैसे परमेय संख्या जो होती है ना, वह धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है। क्योंकि जब धनात्मक हम पूर्णांक लेंगे तो धनात्मक परमेय संख्या हो जाएगी। जैसे 7/8 परमेय संख्या धनात्मक परमेय संख्या है। वहीं -7/8 ऋणात्मक परमेय संख्या है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात नहीं है। हाँ मित्र, एक आता है समतुल परमेय संख्या। क्या है समतुल परमेय संख्या? समतुल परमेय संख्या, समतुल परमेय संख्या, इसको इंग्लिश में इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलते हैं। परमेय संख्या ये क्या होता है, थोड़ा सा समझते हैं मित्रों। एक बात बताओ, जैसे तुम आए थे, जब इस धरती पर तुम जब आए, तो एक बात बताओ, ओरिजिनल रूप अपना याद बतलाना। क्या ये पैंट जामा शर्ट तुम्हारे पास था क्या? नहीं था ना, नहीं था। यानी आप अपने ओरिजिनल चेहरा को याद कीजिए, जैसे बाबू बन करके आए थे या बबी बन करके आप आई थी, उस चेहरा को याद कीजिए। अच्छा, उसके बाद जब आप आए तो मम्मी आपको कपड़ा पहनाना प्रारंभ कर दी। अरे मेरा बाबू, मेरा बेटी, ये कैसे रहेगा? लो कपड़ा पहनाना प्रारंभ कर दी, आपके लिए टाई बेल्ट क्या 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 ये सब खरीद दिए। ऐसे ईश्वर ना करें कि आप कभी अस्वस्थ हों, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर मैं बतलाऊं मित्रों, यदि जब आप अस्वस्थ होते हो, यानी आपके पेट में जब किसी प्रकार की समस्याएं होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो। ऐसी समस्याएं आ जाती है कि डॉक्टर बोलता है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, यानी आपके पेट को चीरना पड़ेगा। तो आप बताओ, यह शॉर्ट पैंट पहना करके चीरता है या इसे हटाना पड़ता है? हटाना पड़ता है ना। जैसे पेट की किसी भी गड़बड़ी को जांच करने के लिए आपके शर्ट को तो हटाना पड़ेगा, यानी आपको उस ओरिजिनल फॉर्म में लाना पड़ेगा जिस फॉर्म में आप शुरू में आए थे। ठीक, अगर इस बात को आप समझ रहे हो मित्रों, तो आप परमेय संख्या के ओरिजिनल रूप माने मूल परमेय संख्या को और समतुल परमेय संख्या को भी समझ जाओगे। जैसे यह 2/3 लिखे हैं मित्रों, परमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि संख्या P/Q के रूप में है। Q का मान 0 नहीं है और P और Q दोनों पूर्णांक है। मित्रों, जैसे मैं कहूँ कि अब P का गुणनखंड निकालो। गुणनखंड का मतलब मैं बतलाया था मित्रों, गुणनखंड की यह 2 किससे बना है, 2 किससे बना है। गुणनखंड और गुणन के बारे में मैं बतला दिया था। गुणन जो होता है वह 2 संख्याओं को गुणा किया जाता है, अभाज्य संख्याएं होती हैं। और यह गुणनखंड का मतलब कि वह किससे बना है। जैसे 2 का गुणन कहेंगे मित्रों तो आप 2 × 1 ऐसे ही करेंगे। 3 का कहेंगे तो 3 × 1 लिखेंगे, आप ऐसे ही ना लिखेंगे। अच्छा, तो एक भले दोनों में मिले, दोनों में मिलने को इंग्लिश में कॉमन बोलते हैं, हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं। हम अपने भाषा में कहें तो दोनों में शामिल, दोनों में उपस्थित कहते हैं। तो एक भले मिले, एक भले दोनों में मिले, बाकी एक के सिवाय, बाकी मित्रों मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से सुनना, कि अंश और हर में यदि कोई परमेय संख्या दी गई हो और मुझे यह पता करना हो कि वह मूल परमेय संख्या है या समतुल परमेय संख्या है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप अंश या हर, अंश और हर दोनों का गुणनखंड रूप लिखेंगे। गुणनखंड रूप लिखने के बाद आप देखेंगे यदि दोनों में एक के सिवाय बाकी कोई भी हो, एक के सिवाय मैं क्या कर रहा हूँ बात समझना, एक के सिवाय यदि दूसरा कोई भी हो, दूसरा कहने का मतलब 2, 3, 4 कुछ भी हो, तो उसे हम लोग समतुल परमेय संख्या कहेंगे। यदि एक ही रहे बाकी कोई ना रहे तो उसे हम लोग ओरिजिनल परमेय संख्या, यानी बाबू का वह रूप जो धरती पर आए थे। समतुल का मतलब बाबू का वह रूप, जैसे अभी मैं आपके सामने दिख रहा हूँ, शॉर्ट के साथ दिख रहा हूँ, यह हमारा ओरिजिनल नहीं है।
ठीक उसी तरह से मित्रों 2/3 मूल प्रमेय संख्या है। अब क्या करते हैं, जैसे 2/3 मान के चलिए आप ही हैं, आप धरती पर आ गए, ये आपका ओरिजिनल रूप है, लेकिन मम्मी को लगा कि नहीं शर्ट पहनना जरूरी है। शर्ट पहनाने के लिए 2 रुपये का शर्ट ऊपर पहना दी और 2 रुपये का शर्ट नीचे पहना दी, यानी 2 में 2 से क्रॉस करेंगे तो 4, 3 में 2 से करेंगे तो 6, यानी 4/6 जो हो गया यह ओरिजिनल था 2/3, लेकिन इसी का समतुल्य, जैसे मान के चलो मैं जब आया था तभी विनय था, आज शर्ट पहना हूँ तभी विनय, कोट पहनूंगा तभी विनय। ठीक वैसे ही ओरिजिनल प्रमेय संख्या और समतुल्य प्रमेय संख्या इसे ही कहते हैं। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं मित्रों। जैसे यह 8/5 है, प्रमेय संख्या है, क्योंकि संख्या P/Q के रूप में है, Q का मान 0 के बराबर नहीं है। अब क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि यह प्रमेय संख्या है कि नहीं, ओरिजिनल है या समझिए कि समतुल्य है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका गुणनखंड रूप लिखेंगे, ऐसे ही ना लिखते होइएगा 8 का, और 5 का लिखेंगे 5 × 1, 1 इसमें भी लिख सकते हैं। 1 मिल रहा है, बाकी दूसरा तो मिल नहीं रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि यह ओरिजिनल प्रमेय संख्या है, यानी मूल प्रमेय संख्या है। समतुल्य करने के लिए जितना का कपड़ा ऊपर पहना है उतना ही का कपड़ा नीचे पहना दे। जैसे इसको हम क्या कहेंगे, या कहेंगे कि 8/5 ओरिजिनल था और इसी का समतुल्य यह है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आप समतुल्य प्रमेय संख्या निश्चित रूप से समझ गए हैं। अच्छा, एक मित्रों जैसे 64/40 यह भी प्रमेय संख्या है। अब मेरे को जाना है इसके ओरिजिनल पर, जैसे पेट में गड़बड़ी है तो शर्ट तो हटाना पड़ेगा, उसी तरह से ओरिजिनल के पास पहुंचने के लिए इसका गुणनखंड मुझे लिखना पड़ेगा। तो गुणनखंड मित्रों लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 2 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, 2 32, 2 64। इसका गुणनखंड लिखेंगे तो 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 2 4, 2 8 और मित्रों 5। ऐसे ही ना गुणनखंड ऐसे आप निकालते हुइएगा, नहीं भी निकालते हुइएगा तो इसके लिए हम बेसिक वीडियो डालेंगे। चलिए, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि यह और यह मिल रहा है और यह इसका जो है पेयर नहीं बन रहा है। तो जिसका पेयर बन जाए मित्रों, हम समझ जाएंगे कि वह उतना ही का कपड़ा जो है पहना हुआ है, तो उसको छोड़ देंगे, ओरिजिनल पर आ जाएंगे, यानी 8/5, यानी यह हमारा ओरिजिनल है। इस 64/40 का सरलतम रूप इसी को कहते हैं। यानी यदि कोई कपड़ा पहना हुआ है, यदि उसके कपड़ा को हम हटा देते हैं तो हम उसके ओरिजिनल रूप से मिलते हैं। ठीक उसी तरह से यदि कोई समतुल्य प्रमेय संख्या है, यदि हमें मूल प्रमेय संख्या पर पहुंचनी है तो सबसे पहले जो जो उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसको कैंसिल कर देते हैं, उसके बाद हम ओरिजिनल प्रमेय संख्या पर पहुंच जाते हैं। मित्रों, एक बात आपके जरूर जानकारी के लिए मैं बतलाऊं कि 10वां क्लास में जब भी प्रमेय संख्या की बातें होंगी, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, 10वां क्लास में जब भी प्रमेय संख्या पर बातें होगी, आप हमेशा ओरिजिनल प्रमेय संख्या पर ही चर्चा करेंगे या ओरिजिनल प्रमेय संख्या को ही अपने दिमाग में सेट कर रखेंगे। आप भले वह समतुल्य प्रमेय संख्या है, लेकिन आप वह समतुल्य प्रमेय संख्या को हटा करके आप ओरिजिनल प्रमेय संख्या पर ला करके तभी किसी प्रकार का नियम या कोई चर्चा उस पर करेंगे। जैसे मित्रों, हमें किसी प्रकार की यदि गड़बड़ी होती है तो डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर समझिए, चाहे हम उसके कितना हो बड़ा शुभचिंतक क्यों ना हो, वह हमारी इलाज तभी कर पाता है जब वह ओरिजिनल रूप में लाता है या ओरिजिनल रूप में मुझे देखता है। इसलिए मित्रों, जब भी प्रमेय संख्या पर चर्चा होगी तो आप निश्चित रूप से ओरिजिनल प्रमेय संख्या पर ही बातें करेंगे। चलिए, अब थोड़ा सा प्रमेय संख्या के दशमलव प्रसार से परिचित होते हैं। हाँ, तो मित्रों मैं बतला रहा था कि थोड़ा सा हम प्रमेय संख्या के दशमलव प्रसार पर चर्चा करें। दशमलव प्रसार ये क्या होता है? दशमलव प्रसार मित्रों यह प्रमेय संख्या का ही होता है, और यह प्रमेय संख्या जो होती है दशमलव प्रसार के द्वारा यदि इसे डिवाइड करें तो एक होता है शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत। इसी को अशांत अनावर्ती भी बोलते हैं। मित्रों, थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं। नाम से ही स्पष्ट है शांत। अभी बताओ, शांति का मतलब क्या हुआ? वैसा प्रसार
जो शांत हो, जो स्थिर हो जाए। जैसे यह 0.3.5 देख रहे हो ना, दशमलव के बाद एकदम स्थिर हो गया है, रुका हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं शांत। और शांत का मतलब यह होता है मित्रों, जैसे 3.5 5 3 3 3 डैश डैश 3 3 3 3 3 3 3 कटाते रह जाओगे, नहीं कट पाएगा, इसी को बोलते हैं अशांत। जैसे मित्रों यदि 4/5 यदि भाग देते हो, 4 से भाग देते हो, भाग नहीं लगता है तो पॉइंट देते हो, 0.8 लिखते हो ना, यानी दशमलव के बाद यह स्टॉप हो गया, कट गया ना, दशमलव के बाद स्थिर हो गया, तो इसे हम लोग शांत परमेय संख्या कहते हैं। और जैसे मैं कहूँ कि इसमें भाग दो ना, 3 3 9, फिर 1, फिर नहीं लगेगा, फिर 9, फिर 1, फिर लगेगा, लगाते रहोगे मित्र, नहीं कट पाएगा, तो इसी को बोलते हैं अशांत। शांत का मतलब कि जो दशमलव के बाद रुक जाए उसे बोलते हैं शांत परमेय संख्या, दशमलव के बाद जो ना रुके उसे बोलते हैं अशांत परमेय संख्या। अब समस्याएं कहाँ आती है, ध्यान देने की जरूरत है मित्रों। यदि आपसे पूछे कि 0.5 बताइए परमेय संख्या है कि नहीं, तो आप तो जानते हैं कि परमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाए। तो यहाँ तो P/Q दिखाई नहीं दे रहा है, आप कैसे इसे कहेंगे परमेय संख्या मित्रों। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बतला दूं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 5/10 भी लिख सकते हैं। बताइए P/Q के रूप में लिख दिए कि नहीं लिख दिए। यदि ऐसे रहता मित्रों 0.5, मैं ऐसे भी लिख सकता था, ऐसे भी नोट कर सकता था कि नहीं कर सकता था। तो यदि दशमलव के बाद मित्रों कोई भी संख्या यदि रुक जाए, दशमलव के बाद यदि अंक रुका हुआ दिखाई दे, चाहे दशमलव के बाद वह कितना भी अंक क्यों ना हो, आप उसे परमेय संख्या बेहिचक कहेंगे, बगैर कुछ सोचे समझे कहेंगे। जैसे 7.832 परमेय संख्या है कि नहीं, बिल्कुल परमेय संख्या। क्यों परमेय संख्या, क्योंकि दशमलव के बाद यह रुक गया है। दशमलव के बाद यदि रुका हुआ संख्या मिल जाए तो आप उसे कहेंगे कि यह परमेय संख्या। वो अभी परमेय संख्या में इसका प्रसार क्या है, तो शांत है। अच्छा, ये अशांत मित्रों 2 प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग शुद्ध अशांत और एक को बोलते हैं मिश्रित अशांत। मिश्रित अशांत ये क्या होता है, तो आपकी जानकारी के लिए बतलाऊं मित्रों, जैसे 3.5 ऐसे बार दिया रहता है, यानी 5 बार 5 आएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी, इस शुद्ध में जैसे मित्रों 0.5 बार आ जाए, यानी यह 5 मात्र एक ही संख्या है और उस पर भी बार लगा हुआ है, यानी एक ही अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तो इसे हम लोग बोलते हैं शुद्ध अशांत। माने शुद्ध है, एक ही अंक है और बार बार पुनरावृत्ति है। और मिश्रित में क्या होता है मित्रों, जैसे 3.52 2 पर बार है, यानी कुछ संख्याएं बार बार पुनरावृत्ति होती है और कुछ बार बार पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसे हम लोग बोलते हैं मिश्रित अशांत। तो अब कैसे पता करेंगे मित्रों कि कौन शांत है कौन अशांत है, किसको हम परमेय कहेंगे और किसको परमेय नहीं कहेंगे। तो आइए मित्रों इस कन्फ्यूजन से आपको दूर करें। जैसे कि यदि दशमलव के बाद कोई अंक रुका हुआ दिखाई दे तो वह तो निश्चित रूप से परमेय संख्या है, उसके लिए तो किसी प्रकार की झंझट मोल लेने की ज़रूरत ही नहीं है। झंझट कहाँ उत्पन्न होती है, झंझट उत्पन्न होती है मित्रों या अशांत में, कि किसे परमेय कहेंगे और किसे परमेय नहीं कहेंगे। जैसे मित्रों 0.555 डैश 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 यानी 5 बार आएगा, तो इसको हम लोग अशांत कहेंगे और अशांत में यह कौन संख्याएं हुई, परमेय संख्या। यदि मान के चलो ऐसे रहे 3.53 यानी आपको यह पता चलता है कि इसके बाद भी 2 आने वाला है, तो इसको भी हम परमेय संख्या कहेंगे। फिर से समझेंगे बात, दशमलव के बाद यदि कोई संख्या रुक जाए तो उसे हम लोग परमेय संख्या कहेंगे और अभी शांत कहेंगे। अशांत में 2 कंडीशन बनता है, या तो एक ही अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, आपको पता चल रहा है कि इसके बाद भी 5 आने वाला है,
इसके बाद भी आपको पता चल रहा है कि ठीक है सबकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है, लेकिन इसके बाद जो टर्म आने वाला है या 2 आने वाला है तो इसको भी हम परमेय संख्या कहेंगे। लेकिन मित्रों कहीं ऐसे हो जाए 3.521 321 198, यानी अब बताओ ना इसके बाद क्या आएगा, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है। तो जब पता ना चले मित्रों, यानी जब दशमलव के बाद या पता ना चले कि अगला टर्म क्या आने वाला है, तो वह परमेय संख्या नहीं होती है, उसे हम लोग अपरमेय संख्या कहते हैं, जो कि क्लास 9th में पढ़ना था मित्रों। तो जब 9th हम पढ़ाएंगे तो बतलाएंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है कि हम हर वह बात करें जो 10वां क्लास के लिए महत्वपूर्ण हो। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं मित्रों कि आप दशमलव प्रसार समझ गए। फिर से एक बार, यदि दशमलव के बाद अंक रुका हुआ है तो वह शांत है, यदि दशमलव के बाद नहीं रुका हुआ है तो अशांत है। यदि दशमलव के बाद नहीं रुका हुआ है लेकिन मुझे पता चल रहा है कि अगला टर्म क्या होगा, तो उसे हम बेहिचक परमेय संख्या कहेंगे, वह अशांत कहेंगे। यदि दशमलव के बाद अंक बढ़ रहा है, बार बार बढ़ रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं चलता है कि अगला टर्म क्या होगा, तो उसे हम परमेय कहेंगे ही नहीं, उसे हम अपरमेय संख्या कहेंगे। आइए मित्रों थोड़ा सा और चर्चा करते हैं शांत और अशांत अनावृत्ति पर। जैसे मान के चलो मित्रों 10/3 दे दें, 10/5 दे दें, 8/15 दे दें, 6/15 दे दें, या तो सब परमेय संख्या है। और जानते हो कि परमेय संख्या का ही दशमलव प्रसार शांत या अशांत होता है। अशांत के लिए 2 कंडीशन है, शांत के लिए 1 कंडीशन। लेकिन इसमें तो अब भाग दे करके मुझे पता करना ना पड़ेगा मित्रों कि हाँ शांत है कि अशांत है, लेकिन यह 9th क्लास में काम करना था। 10th क्लास में क्या काम करना है मित्रों? 10th क्लास में आपको इस रूप में दिया है, P/Q के रूप में दिया हुआ संख्या है, और आपको बताना है कि यह शांत है या अशांत है, शांत है या अशांत है। इसके लिए आप क्या करेंगे मित्रों, जैसे मैं बतलाया था कि आप जब भी परमेय संख्या की चर्चा करेंगे, जब भी आप परमेय संख्या की चर्चा करेंगे या परमेय संख्या के बारे में सोचेंगे, तो आप ओरिजिनल परमेय संख्या, यानी यदि वह समतुल्य होगा, यानी यदि वह कपड़ा पहना हुआ होगा, सबसे पहले आप उसके कपड़ा को उलाटने का काम करेंगे, हटाने का काम करेंगे, हटा करके ही तब आप अपना इलाज जो करना है सो करेंगे। तो ये मित्रों 10/3 में हम देख रहे हैं कि कोई भी एक के सिवाय दूसरा इसमें गुणनखंड नहीं दिख रहा है। यदि आपको ना पता चले तो गुणनखंड रूप लिख लीजिए, मुझे ऐसे पता चल रहा है। यदि नीचे वाला को मतलब क्यों माने थे हम लोग, क्यों माने थे ना, P/Q माने थे। तो यदि नीचे वाला का यदि हम गुणनखंड निकालें, सबसे पहले क्या करेंगे, कंडीशन नंबर 1 क्या है, शांत और अशांत बताने के लिए सबसे पहले तो संख्या का ओरिजिनल रूप होना चाहिए मित्रों। क्या होना चाहिए? संख्या का ओरिजिनल रूप। ओरिजिनल का मतलब कि मूल्य, सबसे पहले ओरिजिनल रूप होना चाहिए। ओरिजिनल रूप का मतलब संख्या का वह साधारण वैल्यू, जिसको क्या बोलते हैं, सरलतम रूप में लाना होगा। उसके बाद दूसरा का कंडीशन, सबसे पहले का कंडीशन यह कि देख लेंगे कि ओरिजिनल है कि नहीं है। अरे डॉक्टर के पास जाते हैं ऑपरेशन कराने के लिए मित्र, तो सबसे पहले तो वह कपड़ा हटाने के बावजूद इलाज करता है, अगर पहले इलाज कर लेता है उसके बाद तब कपड़ा हटाता है। ठीक उसी तरह से सबसे पहले यदि कोई आपको P/Q के रूप में कोई संख्या दी गई हो, आपको बताना है यह शांत है या अशांत, तो सबसे पहले आपका यह माने पहला स्टेप होगा कि हम यह पता करें कि वह ओरिजिनल रूप में है कि नहीं। ओरिजिनल रूप में लाएंगे, लाने के बाद हर का जो मान है, Q का मतलब हर, यह डिनोट करता है हर को, नीचे वाले, इसका गुणनखंड रूप निकालेंगे, गुणनखंड रूप निकालेंगे और आप देखेंगे कि यदि सिर्फ 2 आता है, गुणनखंड रूप क्या आता है, माने उसका गुणनखंड में सिर्फ 2 आता है, तब भी वह शांत होगा। यदि 5 आता है, खाली 5 आता है, तब भी शांत होगा। और 2 और 5 दोनों आता है तब भी शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के सिवाय, मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से सुनना, 2 और 5 के सिवाय बाकी यदि कोई भी संख्या आ जाए, 2 और 5 के सिवाय बाकी कोई भी संख्या आ जाए, तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि अशांत। फिर से, यदि कोई संख्या आपको P/Q के रूप में दी गई हो,
सबसे पहले आप उसे ओरिजिनल फॉर्म में लाएंगे। ओरिजिनल फॉर्म में लाने के बाद आप नीचे वाला क्यू का गुणनखंड निकालेंगे। यदि गुणनखंड का रूप में सिर्फ 2 हो तभी शांत, सिर्फ 5 हो तभी शांत, 2 और 5 दोनों हो तभी शांत, अगर इनके सिवाय बाकी कोई अन्य हो जाए, जैसे 3 हो जाए, 4 हो जाए, तो अशांत। अच्छा मित्रों, जैसे एक बात मैं कहूँ, जैसे मानकर चलते हैं कि अमन हमारे वीडियो को देख रहे हैं। अमन जी, मैं कहूँ कि आपको और आपकी बीवी, आपकी पत्नी दोनों को मेरे घर आना है पार्टी में। आप कहे ठीक है, ज़रूर आऊँगा भाई। मैं वेट कर रहा हूँ कि अमन और अमन के वाइफ दोनों आने वाले हैं, उनके लिए मैं व्यवस्था किया। ठीक है, मेरे यहाँ यदि आप अमन आते हो तो हम खिलाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। पूछेंगे आपकी बीवी कहाँ है, नहीं आई? आप कहेंगे नहीं आई, कोई बात नहीं है। अमन, यदि आपको फुर्सत नहीं मिली तो आप अपने बीवी को भी भेज सकते हो, ठीक है, उन्हें हम खिलाएंगे, हमारी संतुष्टि उससे भी मिल गई। यदि तुम दोनों आते हो तो मुझे काफ़ी खुशी होगी, हम दोनों को खिला सकते हैं। लेकिन अमन, यदि ना तुम आओ और ना तुम्हारी बीवी आए, बदले में तुम सोहन को भेज दो, क्या मुझे अच्छा लगेगा? क्या मैं खिला पाऊँगा? क्या नहीं खिला पाऊँगा? ठीक उसी तरह से यदि क्यू का गुणनखंड रूप 2 हो तभी ठीक है, 5 है तभी ठीक है, दोनों है तभी ठीक है। लेकिन अगर इनके सिवाय अगर कुछ भी हुआ, मैं 2 आदमी को बुलाया हूँ, अगर तीसरका को लेकर के आए, 2 आदमी भी आए और तीसरका को लेकर के आए तभी मुझे दिक्कत, यानी 2 5 के सिवाय अगर 3 भी आया, अगर दूसरा कोई भी आया तभी दिक्कत है। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार, शांत क्या है, शांत कौन सी है और अशांत कौन सी है, आप बिल्कुल रूप से समझ गए होइएगा। चलिए जैसे देख लेते हैं 10/5। सबसे पहले तो हम ओरिजिनल रूप में लाने के लिए 5 दूनी 10 यानी 2/1। यहाँ देख रहे हैं कि यह शांत, बताओ, ये तो P/Q के रूप में है ही नहीं। अरे P/Q के रूप में है मित्रों, लेकिन 1 का कोई मतलब ही नहीं होता है। इसका गुणनखंड निकाल कर ही हम क्या करेंगे? 8/15। इसमें देखते हैं कि ओरिजिनल है कि नहीं। 8/15, तो 8 के गुणनखंड यदि निकालते हैं मित्रों तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 15 का यदि निकालते हैं तो 3 गुणे 5। हाँ, ये ओरिजिनल रूप है, लेकिन हमको इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ नीचे वाला का निकालेंगे। नीचे वाले से यह स्पष्ट हो जाएगा कि शांत है या अशांत। तो इसमें देख रहे हैं कि 5 तो है, 2 नहीं है, खैर कोई बात नहीं, लेकिन एक 3 को लेकर के चले आए। बताइए अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, इसलिए यह शांत नहीं है। जब आप 8 में 15 से भाग करोगे मित्रों तो यह कटेगा ही नहीं। फिर आते हैं 6/15। और 6/15 को देख करके मित्र आप डायरेक्ट इसका गुणनखंड नहीं निकालेंगे। गुणनखंड यदि डायरेक्ट निकालेंगे तो गलत आंसर की समस्याएं हो सकती है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसके मैंने वो जो सरलतम रूप है उसमें लाने का काम करेंगे। जैसे इसको सबसे पहले आप ओरिजिनल रूप में लाने के लिए क्या करेंगे, 2/5 लिखेंगे। अब देख रहे हो कि नीचे वाला का गुणनखंड रूप जो है, 5 का गुणनखंड क्या लिखोगे? 5 × 1। 1 तो ऐसे हमेशा रहता है, तो क्या कहोगे? शांत कहोगे कि नहीं कहोगे? तो मैं मित्रों समझ रहा हूँ कि शांत और अशांत आप भली भांति समझ गए हैं। ऐसे जब मैं प्रॉब्लम सोल्व कराऊँगा तो यह आपकी समस्याएँ पूरी रूप से समाप्त हो जाएगी। हाँ तो मित्रों, अब हम अपरमेय संख्या पर थोड़ी चर्चा कर लें। अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या का मतलब अपने भाषा में हिंदी होता है जो निश्चित न हो मित्रों, जो असीमित हो, जिसका मान ही अभी आज तक डिफाइन न किया गया हो, उसी को बोलते हैं अपरमेय संख्या। लेकिन यह परिभाषा रट लेने से हमारा काम नहीं चलता है। आइए इसे हम उस भाषा में समझे जिससे हमारी समस्याएं सोल्व हो। मित्रों जैसे यह दे देगा 3.8421323 यदि यह रुक गया रहता तो हम डायरेक्ट परमेय संख्या कह देते। यदि ना भी रुका रहता तब भी हम यह निष्कर्ष पर पहुंचते कि अगला टर्म हमको समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि समझ में आ जाता, यदि आपको समझ में आ जाता कि अगला टर्म क्या होगा, तब भी आप परमेय कह देते। लेकिन इसमें बताओ ना, इसमें तुमको पता चल रहा है कि अगला टर्म क्या आने वाला है, तो इसे हम अपरमेय संख्या कहेंगे। तो एक तो क्वेश्चन इस तरह का होता है मित्रों। एक इसमें होता है कि पाई को भी हम लोग अपरमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या।
क्योंकि पाई का अभी आज तक निश्चित मान नहीं आ पाया है। हाँ मित्रों, यदि 3.14 कहे, पाई के जगह पर हम लोग मानते हैं 3.14 या 22/7, तो इसे हम प्रमेय कहेंगे, क्योंकि 22/7 पी बटा क्यू के रूप में है। क्यू का मान 0 नहीं है और पी और क्यू दोनों पूर्णांक है, प्रमेय संख्या है। 3.14 दशमलव के बाद रुक गया है, तो इसे हम लोग प्रमेय संख्या कहेंगे, वो अभी शांत कहेंगे। लेकिन पाई पूछे मित्रों तो इसे आप अप्रमेय संख्या कहेंगे। थोड़ा सा अप्रमेय संख्या के बारे में मित्रों और क्या है कि यदि कोई भी संख्या रूट के अंदर हो और वह अभाज्य संख्या हो, कौन संख्या हो मित्रों? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में बतलाया, वह संख्या जिसमें भाग न दिया जाए, जिसमें भाग न दिया जाए। अभाज्य संख्या या भाज्य भी संख्या है, बात समझना मित्रों। कोई भी संख्या यदि रूट में हो, रूट में यदि अभाज्य संख्या हो या यदि भाज्य संख्या ही हो, लेकिन वर्गमूल आसानी से ना निकले, बात समझना। अब कहना वर्गमूल क्या है, तो मित्रों मैं बेसिक वीडियो में इस संदर्भ में वीडियो डालूंगा। अभी मेरा उद्देश्य 10th क्लास के लिए है। तो जो संख्याएं रूट के अंदर हो, मैंने वर्गमूल रूट के अंदर हो, अभाज्य संख्या हो या भाज्य संख्या हो, और उसका वर्गमूल आसानी से नहीं निकले, वर्गमूल निकले ही नहीं, वर्गमूल उसका आसानी से ना निकल पाए, तो वैसी सारी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मित्रों √3, अब कहोगे सर भाई इसका मान तो 1.73 हम जानते हैं, √5 इसका तो हम मान 2.236 जानते हैं। देखो मित्रों, यह मान लिया गया है, इतना ही दशमलव के 2 स्थान तक ला करके छोड़ दिया गया, दशमलव के 3 स्थान तक ला करके छोड़ दिया गया, लेकिन अभी आज तक इसका मान मित्रों निकल नहीं पाया है। तो जिसका मान निकले ही नहीं वही अप्रमेय संख्या है। समझ गए ना मेरी बात को? तो अप्रमेय संख्या के लिए क्या क्या, 10वां क्लास के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो दशमलव के बाद यह देखेंगे कि अंकों, मुझे पता चल रहा है कि नहीं कि अगला टर्म क्या आएगा। यदि आपको ना पता चले तो कह दीजिए अप्रमेय है। या रूट के अंदर कोई संख्याएं हैं और उसका वर्गमूल आसानी से आप ना निकाल पाते हो, तो उसे कह दीजिए कि अप्रमेय संख्या है। अब दोनों में थोड़ा सा संबंध है मित्रों, प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या पर थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। वीडियो तो थोड़ा लंबा हो ही रहा है, लेकिन क्या कीजिएगा मित्रों, कंसेप्ट यदि अच्छा से सीखना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या बीच में क्या संबंध है मित्रों? यदि दो प्रमेय संख्या रहे, यदि दो प्रमेय संख्या रहे, बात समझना, दो प्रमेय संख्या रहे और दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो जो हमारा रिजल्ट मिलेगा वह भी प्रमेय संख्या ही मिलेगा। यदि दो प्रमेय संख्या रहे, दो प्रमेय संख्या रहे, जोड़ें गुणा करें, जोड़ें घटाएं या गुणा करें, जो भी करें तो प्रमेय संख्या ही मिलेगा। यदि मित्रों एक प्रमेय रहे और एक अप्रमेय रहे, आर मीन्स रेशनल, आई मीन्स इरेशनल, माने अप्रमेय, बात समझना। एक प्रमेय रहे और एक इरेशनल रहे, तब भी जो रिजल्ट मित्रों मिलेगा वह इरेशनल का मिलेगा, बात समझना। यदि एक प्रमेय संख्या रहे और एक अप्रमेय संख्या रहे, दोनों को यदि जोड़ें गुणा करें, जोड़ें घटाएं गुणा करें, तो यह दोनों जो होगा यह अप्रमेय संख्या होगा। जोड़ने गुणा करने घटाने के बाद अप्रमेय संख्या होगा। लेकिन मित्रों दिक्कतें कहाँ आती हैं, यह ध्यान दो। यदि दोनों अप्रमेय संख्या हो जाए, दोनों अप्रमेय संख्या हो जाए, यदि दोनों में जोड़ेंगे घटाएंगे गुणा करेंगे, तो यह रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इसके लिए मुझे प्रॉब्लम को सोल्व करना पड़ेगा, और सोल्व करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यह प्रमेय होगा, अप्रमेय हो गया, या क्या होगा। फिर से बात, यदि दो प्रमेय संख्या रहे, यदि उसमें जोड़ें गुणा करें घटाएं, तो निश्चित रूप से प्रमेय संख्या ही प्राप्त होगा। यदि दो संख्याएं एक प्रमेय और एक अप्रमेय हो, दोनों को जोड़ें घटाएं गुणा करें, तो निश्चित रूप से अप्रमेय संख्या ही होगा। लेकिन जब दोनों अप्रमेय संख्या हो जाए मित्रों, यदि उन्हें जोड़े घटाएं या गुणा करें, तो यह जरूरी नहीं कि वह प्रमेय होगा कि अप्रमेय होगा। उसके लिए प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि प्रमेय है या अप्रमेय है। जैसे मित्रों 3 + 3
यह भी प्रमेय, यह भी प्रमेय, इसका रिजल्ट भी प्रमेय होगा। जैसे यह प्रमेय है और यह अप्रमेय है। अप्रमेय के लिए मैं बतलाया वह ऐसी संख्या है जो रूट के अंदर हो, जिसका वर्गमूल आसानी से ना निकल पाए, अप्रमेय। तो एक प्रमेय और एक अप्रमेय, तो ये 3 + √3 जो है मित्रों, यह भी जो होगा वो अप्रमेय होगा, अप्रमेय होगा। लेकिन वहीं जब √3 हो जाए, प्लस √3 हो जाए, या √3 गुणे √3 हो जाए, 3 जोड़ेंगे तो 2√3। अरे एगो √3 आ एगो √3, कै गो मित्रों √3? 2 √3। लेकिन यह अप्रमेय हो गया, क्योंकि यह प्रमेय और अप्रमेय है। तो इस पर चर्चा हम आगे करेंगे। इतना बात दिमाग में रखना है कि जब 2 अप्रमेय संख्याएं हो जाए, चाहे जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, तो उसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, अप्रमेय भी हो सकता है, अप्रमेय भी हो सकता है। उसके लिए हमें समस्याएं को हल करना पड़ेगा, हल कर करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो आइए मित्रों, बहुत ज़्यादा हम समय लिए, लेकिन यदि परिपूर्ण तरीक़ा से सीखना है तो समय तो थोड़ा देना पड़ेगा। हम अपने अगले वीडियो में बस थोड़ी सी ही और रह गई है संख्याएं, उसे परिचित करेंगे और उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम को पारा पारी सॉल्व करेंगे। सो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।